आज इस लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स के बेस पर कुछ और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम्स का लेवल थोड़ा सा लो रहेगा, बट धीरे धीरे हम इस चीज को हायर लेवल पे लेके जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहा हूं, सिंपल सा, डन। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इसको इंप्लीमेंट करने के बाद अपन एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मान लीजिए आपका प्रोग्राम यहां पर यह है कि आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर एक्स मान लीजिए, और आपको इस एक्स वेरिएबल की एक वैल्यू असाइन करनी है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डन। अब मैं यहां पर ये चाहता हूं कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो कि उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करे जो कि 7 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, 7 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, डन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपका 5, तो 5 जो होता है 5 से डिविजिबल है, 10 5 से डिविजिबल है, मगर 5 और 10 की बात की जाए तो ये दोनों 5 से डिविजिबल तो हैं मगर 7 से डिविजिबल नहीं है। मतलब अगर अल्टीमेटली बात की जाए तो मुझे यहां पे करना क्या है, मुझे यहां पर एक नंबर इंटर कराना है और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर 7 और 5 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहां पर एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया x और x की वैल्यू क्या ले ली, मान लीजिए आपने कुछ भी, व्हाटएवर, डन। अब यहां पर अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कौन सी है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इस चीज को अपन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करना है तो आप कोई सी भी कंडीशन को ले सकते हो, चाहे तो आप 7 वाली कंडीशन को ले लो, चाहे आप 5 वाली कंडीशन को ले लो। तो अपन ने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर एक कंडीशन ले ली है x mod 5 इक्वल टू 0। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले x को, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी उसको 5 से क्या करके देख रहे हैं, मॉड करके देख रहे हैं, और उसका रिजल्ट किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि या तो रिजल्ट 0 के बराबर आएगा या तो रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आएगा, डन। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो पहले मैं यहां पर एल्स वाले एरिया में चले जाता हूं, इधर वाले एरिया में। अब इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो यहां पर मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, तो मैं यहां पर आउटपुट क्या शो कर सकता हूं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो इस वाले एरिया में कब आएगा, जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स, 0, डन। और ये कंडीशन लगी क्या हुआ है कि x को मैं मॉड करके देख रहा हूं कितने से, 5 से। तो इस केस में यहां पे क्या लिख सकता हूं, x इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ये मेरा आउटपुट इस एल्स में होगा। मगर अगर मैं इधर वाले एरिया की बात करूं तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि अभी आपने x से डिवाइड करा और x से डिवाइड हो गया है। मतलब इस पूरे एरिया की बात की जाए तो इस पूरे एरिया में वो सारे नंबर्स होंगे जो कि 5 से डिविजिबल हैं, बट मुझे केवल 5 से डिविजिबल चाहिए क्या, नहीं। तो यहां पर मुझे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। मतलब यहां पर मैंने एक कंडीशन लगा दी है x mod 7। तो पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा और इस कंडीशन के ट्रू होने पे, मतलब 1 होने पर ये वाली कंडीशन को चेक करेगा। मतलब एक चीज देख रहे हो कि यहां पर एक कंडीशन के ट्रू होने पर दूसरी कंडीशन चेक कर रहा है, डन। इसका मतलब क्या हुआ, इफ के अंदर इफ एक कंडीशन ट्रू हुई मतलब इफ में आएगा, उसके अंदर एक और कंडीशन लगा रहे हो, मतलब क्या हुआ, इफ के अंदर एक और इफ लग रहा है यहां पे, डन। क्योंकि लास्ट टाइम की अगर बात की जाए तो लास्ट टाइम वाले जो प्रोग्राम था उसमें हमने एल्स के अंदर इफ लगाया था, मगर इस प्रोग्राम में इफ के अंदर इफ लग रहा है, डन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन की अगर बात की जाए तो इस कंडीशन के फिर दो रिजल्ट होंगे। हो सकता है कि जो नंबर आपने लिया है वो 5 से डिविजिबल होकर अंदर तो आ गया था, मगर वो नंबर 7 से डिविजिबल हो, ये जरूरी तो नहीं है। तो यहां पर इस कंडीशन की बात करते हैं तो आपका रिजल्ट या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, डन। अब मान लो इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा प्लीज। इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल तो हो गया था, इधर कब आया था, जब 5 से डिविजिबल हुआ था, डन। मगर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं यहां पर क्या मैसेज शो करूंगा, डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 7। ये मेरा आउटपुट इस वाले एरिया में आएगा, और इस वाले एरिया में क्या आएगा, वो नंबर आपका वैलिड है, जो आप चाह रहे हो वो नंबर है जो आप चाहते हो, डन। तो ये आपका एक छोटा सा डायग्राम है। अब इस डायग्राम को अपन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक।
तो चलिए सीधे अपन अपने कोड के ऊपर आते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रोग्राम बनाया था। इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम को मैं यहां से पहले हटाता हूं, डन। और इसकी जगह पर अपन एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो मेरा काम क्या है, यहां पर मुझे एक वैल्यू इंटर करानी हो। मैंने वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए x, डन। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले x की वैल्यू को इंटर कराऊंगा। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ x, डन। अब अपन क्या लगाएंगे इसके बाद में, scanf देन %d कॉमा एंड x, दैट्स इट, डन। अब क्या करना, हमको चेक करना है। तो आपका डायग्राम जो मैंने अभी दिखाया था आपको, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपकी पहली कंडीशन क्या है, आपकी पहली कंडीशन है यहाँ पर कि आप x की वैल्यू को कितने से कंपेयर कर रहे हो, 5 से। तो मैं यहाँ पर पहली कंडीशन लगा दूंगा, इफ x mod 5 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली कंडीशन लग गई। अब यहाँ पे दो पार्ट बन रहे हैं आपके, पहला इफ और दूसरा एल्स। अब यहां पर एल्स की बात किया तो एल्स का मतलब क्या हुआ, रिमेंबर कंडीशन क्या थी आपकी, x mod 5 इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू को अगर 5 से मॉड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये वाला एरिया वर्क करेगा कब, जब x की वैल्यू 5 से डिविजिबल हो जाएगी तब। तो एल्स का मतलब क्या हुआ, एल्स का मतलब हुआ कि जो भी नंबर आप ले रहे हो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, दैट्स इट, डन। आगे बढ़ते हैं, अब ऊपर आते हैं। अब ये वाले एरिया का मतलब क्या हुआ, इस एरिया की अगर बात की जाए तो यहां पर वो सारे के सारे नंबर्स आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये कंडीशन क्या है, x mod 5 इक्वल टू 0, डन। तो ऑल नंबर डिविजिबल बाय 5, वो सारे नंबर यहां पर आ जाएंगे। मगर मुझे वो सारे नंबर प्रिंट कराने क्या, नहीं, मुझे यहां पर केवल और केवल वो नंबर को शो करवाना है जो कि 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो यहां पर 5 से डिविजिबल तो चेक हो गया, बट मुझे यहां पर एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, इफ x mod 7 इक्वल टू 0, डन। अब इस केस में इसका भी एक एल्स बनेगा। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है क्या, printf %d is a valid number कॉमा x, डन। और एल्स पे जाते हैं। तो एल्स मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल printf नंबर इज divisible by 5 but not divisible by 7, that's it। तो अब इस लॉजिक को अगर आप ट्राई करके देखोगे तो क्या होगा, तो चलिए मैंने यहां पर एक नंबर इंटर कराया, मान लीजिए 13। अब इस 13 की बात किया तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे चेक करूंगा इस कंडीशन के साथ में। तो 13 को अगर मैं 5 से मॉड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। क्या 3 0 के इक्वलेंट है, सही या गलत, गलत। तो कहां जाएगा भैया, एल्स पे। अब एल्स की बात करो, एल्स में क्या लिखा हुआ रहेगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, डन। ये मैसेज आपको लिखा हुआ मिल गया। अब अगली बार एक काम करते हैं, हम अगला नंबर ले लेते हैं। मान लो मैंने नंबर ले लिया 10, तो यहां पर क्या होगा, अगेन वही कंडीशन चलेगी दोबारा प्रोग्राम रन करने पे। तो x के लिए क्या इंटर करें, मान लीजिए 10। तो 10 को अगर आपने 5 से मॉड करा तो क्या रिमाइंडर 0 बचेगा, हाँ बिल्कुल 0 बचेगा। तो अंदर आ जाएगा। अब अंदर आएगा तो एक और कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन क्या लिखी हुई है, x mod 7 इक्वल टू 0, डन। x mod 7 इक्वल टू 0। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 है, और 5 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां पर कहां जाएगा, एल्स के अंदर आ जाएगा। और एल्स पे क्या मैसेज शो करेगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल होकर अंदर आया था मगर 7 से डिविजिबल नहीं हुआ है, डन, क्लियर। इसके अलावा मान लीजिए मैंने एक और नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 35। तो 35 वाले केस में क्या होगा, पहले 5 से डिवाइड करके चेक करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करके चेक करेगा, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे क्या शो कर देगा,
परसेंटाइल डी इज अ वैलिड नंबर, और परसेंटाइल डी पे किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? परसेंटाइल डी पे वैल्यू प्रिंट होगी एक्स की, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 35। तो क्या बोलेगा? 35 इज अ वैलिड नंबर। डन। तो ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम है नेस्टेड इफ एल्स का। तो नेस्टेड इफ एल्स में अपन करते क्या है? नेस्टेड इफ एल्स में आप एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, दूसरी के अंदर तीसरी कंडीशन यहां पर पुटअप करते जाते हो। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर कई स्टूडेंट्स के माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे सर ये आपका प्रोग्राम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको समझ में आ गया। डन। अब एक काम करते हैं, इस कोड को एक बार पहले रन करके देख लेते हैं। तो मैंने कोड को कंपाइल किया, कोड को मैंने रन किया, तो मान लीजिए आपने इंटर करा दिया फॉर एग्जांपल 13, आउटपुट क्या आएगा? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैंने इंटर कराया 10, तो क्या बोल रहा है? नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 7। डन। अगेन मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो मुझे आउटपुट क्या देगा? 35। तो 35 इज अ वैलिड नंबर। डन। तो ये आपका एक प्रोग्राम था। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है। वो बोलेंगे कि सर आपने जो प्रोग्राम बनाया बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, मगर इस प्रोग्राम को एंड ऑपरेटर की सहायता से सॉल्व किया जा सकता है। डन। तो मैं बोलूंगा हाँ भैया बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डन। मतलब अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो पहले आप ये समझो कि आपका प्रोग्राम क्या है। जब आप प्रोग्राम को प्रॉपर्ली ध्यान से सुनोगे तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपके माइंड में टूल क्लियर होने चाहिए। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि मुझे वो नंबर चाहिए जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, 7 से भी डिविजिबल हो। मतलब मेरी यहां पर दो कंडीशन है और दोनों का क्या होना जरूरी है? ट्रू। तो आप किसका यूज करोगे? एंड का। तो इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम को मैं चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इफ लगाया और इफ के अंदर आपकी पहली कंडीशन पहले से लगी हुई है। अब मैंने यहां पे एंड लगाया और एंड लगा के मैंने यहां पे क्या लिख दिया? x mod 7 इक्वल टू 0। डन। तो ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। डन। अब यहां पे फिर वही चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, प्रायोरिटीज, प्रेसिडेंस जो अपन ने पढ़ा है। डन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात की है तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मान लो कि आपने यहां पर x की वैल्यू इंटर करा दी 35। डन। सब कुछ आता है आपको, तो पहले कौन वर्क करेगा? पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला वर्क करेगा जो अपन ने डिटेल में पढ़ा है। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है आपकी 35, उसमें आपने कितने का मॉड करा? 5 का। तो 35 मॉड 5 क्या आंसर आएगा आपका? 0। डन। और यहां पर आया 0, क्या 0 0 के बराबर है? हाँ या ना? बिल्कुल है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जब सॉल्व होगा तो इसका रिजल्ट क्या बचेगा? 1। बात खत्म। अब कहां पर आएगा भैया? राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? x mod 7 इक्वल टू 0। तो x को अगर आप 7 से मॉड करोगे तो क्या बचेगा? x की वैल्यू कितनी है? 35। 35 को अगर आपने 7 से मॉड करा तो क्या बचेगा? 0। तो 0 इक्वलेंट 0। सही है गलत? सही। तो यहां पर भी रिजल्ट क्या आएगा आपका? 1। अब कौन वर्क करेगा? एंड। तो एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? 1। एंड के राइट हैंड साइड पे कौन है? 1। अगर एंड के दोनों साइड पे 1 होगा तो रिजल्ट में क्या बचेगा भाई साहब? 1। मतलब 1 बचा, मतलब क्या है? ट्रू है। तो इस पूरे स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1, मतलब ट्रू। और ट्रू होगा तो इस केस में ये वाला ब्लॉक वर्क करेगा और क्या बोलेगा? परसेंटाइल डी मतलब 35 इज अ वैलिड नंबर। डन। और मान लो इसमें कोई भी कंडीशन गलत हो जाती तो कहां आ जाता? एल्स पे। अब एल्स पे अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7। दैट्स इट। हो सकता है कि 5 से डिविजिबल हो गया हो, 7 से डिविजिबल ना हुआ हो, तो ऐसी चीजें यहां पर हो सकती हैं। डन। तो इस तरीके से भी आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। डन। तो इस कोड को मैं एक बार चला के आपको दिखाता हूं, आप एक चीज देखिएगा प्लीज। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, यहां पर मैंने वैल्यू इंटर कराई 35। क्या बोला? 35 इज अ वैलिड नंबर। और मैंने अगेन इस प्रोग्राम को चलाया और मैंने यहां पर वैल्यू इंटर करा दी, मान लीजिए 13। तो क्या बोल देगा? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7, किसी एक से डिविजिबल नहीं है। डन। क्लियर। तो ये प्रोग्राम आपका प्रॉपर्ली वर्क कर गया। अब यहां पर आपके माइंड में एक पॉइंट आएगा कि सर फिर तो
ज्यादा इजी कौन है? ज्यादा इजी तो आपका एंड हो गया, बिल्कुल है भैया, इजी है वो, क्योंकि जो काम आप मल्टीपल कंडीशन लगा के कर रहे थे वही काम आपने क्या करा, एक कंडीशन में सॉर्ट आउट कर दिया, एक ही इफ लगाया और एक ही इफ के अंदर आपकी दोनों कंडीशन चेक हो गई। बट मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि एंड की बात की जाए तो एंड का यूज आप सभी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी की बात की जाए तो अभी आप एंड और इन दोनों को अवॉइड करके अगर नेस्टेड इफ का यूज करोगे, मतलब क्या, एक इफ के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस कंसेप्ट का यूज करोगे तो आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैं जो वर्ड आपसे ही बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एंड और की बात करो और आप यहां पे बात करो किसके बारे में, नेस्टेड इफ एल्स, तो एक चीज ध्यान रखना, एंड और का यूज करके जितनी भी लॉजिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे वो सारी की सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स नेस्टेड इफ का यूज करके सॉल्व की जा सकती हैं। बट अगर आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके जिन लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वो सारी की सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड और का यूज करके सॉल्व नहीं की जा सकती। मैं आपके सामने ढेरों एग्जांपल बता सकता हूं जिसमें आपका सॉल्यूशन एंड और नहीं दे पाएंगे, उस केस में आपको नेस्टेड इफ पे ही जाना पड़ेगा। अभी अपने जो अपकमिंग असाइनमेंट्स आएंगे उसके अंदर आपको ये चीजें दिखेंगी, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप इस चीज का यूज कर सकते हो, ये आपकी फैसिलिटी है। बट अभी आप प्रोग्रामिंग के जिस फेज में हो उस फेज में अगर आप नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर कमांड करने की कोशिश करोगे तो आप लॉजिकली ज्यादा स्ट्रांग होगे एज कंपेयर टू एंड और। डन? क्योंकि एंड और आपके वर्क को इजी कर देगा, ये मानता हूं मैं। अभी आपका काम वर्क को इजी नहीं करना है, आपको कंसेप्ट की डेप्थ में जाना है। डन? चलिए, तो अब हम यहां पर नेस्टेड इफ एल्स के बेस पे कुछ और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम एक प्रोग्राम के ऊपर आ रहे हैं जिस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, अगर नेगेटिव एरिया में जाओगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा। डन? मेरी बात की जाए तो मेरा मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा। डन? क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है या मैथमेटिक्स नहीं है, मेरा मेन सब्जेक्ट कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। डन? चलिए, तो यहां पर ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है तो इसमें अपन क्या बोलते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। डन? और इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट की बात की जाए तो इसे नॉर्मली बोला जाता है ओरिजिन। डन? अब इन कोऑर्डिनेट्स की अगर बात की जाए तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो इनका यूज करके आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन पे भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, या वो पॉइंट कहीं बीच में भी हो सकता है। तो मुझे करना क्या है, मेरे प्रोग्राम को पहले समझने की कोशिश करो। मेरे प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो मुझे यहां पर x नाम का एक वेरिएबल लेना है और y नाम का एक वेरिएबल लेना है, और मुझे यहां पर x की वैल्यू इंटर करानी है और y की वैल्यू इंटर करानी है, और मैं x और y की जो भी वैल्यू इंटर करवाऊंगा उस वैल्यू के बेस पर मुझे यह बताना है कि मेरा जो पॉइंट है वो सरफेस पे कहां पर होगा। डन? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, नॉर्मली अगर आपका पॉइंट इस जगह पर, अपन क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पर है, अगर आपका पॉइंट यहां पर है तो आप क्या बोलते हो, वाई एक्सिस पर है, अगर आपका पॉइंट बीच में कहीं पर है तो आप क्या बोलोगे कि वो एक्स वाई सरफेस के बीच में कहीं पर है। डन? तो यही मुझे एक प्रोग्राम के फॉर्म में करना है। डन? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर इस डायग्राम की बात की तो इस डायग्राम में आपको टोटल मिला के 4 एक्सिस हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी प्रोग्राम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने के बजाय मैं यहां पर केवल और केवल अभी पॉजिटिव एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव वाले एरिया को भी अवॉइड कर रहा हूं। डन? मैं आगे आपको एक प्रोग्राम पूरा बताऊंगा जिसके अंदर हम नेगेटिव के बारे में भी बात करेंगे, मगर वो प्रोग्राम काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसमें अप्रॉक्स 18 कंडीशंस आएंगी, तो वो एक कॉम्प्लेक्स कोड होगा, तो उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पे मेरा प्रोग्राम क्या है? मेरा प्रोग्राम ये है कि मुझे
एक्स और वाई की वैल्यू इंटर करानी है, डन। और एक्स और वाई की वैल्यू इंटर कराने के बाद में मुझे बताना है कि जो एक्स की वैल्यू है और जो वाई की वैल्यू है उसके बेसिस पर मेरा पॉइंट सरफेस में कहां पर होगा। वो ओरिजिन पे होगा, वो वाई एक्सिस पर होगा, वो एक्स एक्सिस पर होगा, या मिडिल में कहीं पर होगा। ये मुझे आइडेंटिफाई करना है यूजिंग प्रोग्राम, डन। तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके इनपुट कौन कौन है। तो आपके इनपुट दो हैं, पहला एक्स और दूसरा वाई। तो चलिए पहले अपन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस चीज का। तो मान लीजिए आपका पहला वेरिएबल कौन हो गया एक्स, दूसरा वेरिएबल कौन हो गया वाई, और आपको एक चीज पता है कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के बेस पर ही आप बता पाओगे आपका पॉइंट कहां पर है। तो यहां पर अपन बात करते हैं आउटपुट के बारे में, डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, मान लो कि अगर x की बात की जाए, x की वैल्यू क्या इंटर कराते हो आप, x की वैल्यू आप इंटर कराते हो 0, डन। और y की बात की जाए तो y की वैल्यू भी आपने क्या इंटर करा दी, मान लीजिए 0। तो इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए भैया, ओरिजिन, डन। अगले केस की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने x की वैल्यू इंटर करा दी है 0 और y की वैल्यू इंटर करा दी है आपने ग्रेटर देन 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं यहां पर जो प्रोग्राम बना रहा हूं वो केवल और केवल पॉजिटिव एरिया के लिए बना रहा हूं, मैं नेगेटिव के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं कि जो y की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। जब हम बड़े प्रोग्राम के ऊपर आएंगे तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और x की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, मगर उनको अपन अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे या फिर असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो दूसरा केस क्या है, x की वैल्यू क्या है आपकी 0 और y की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम पॉजिटिव एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डन। तो इस केस में अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसको नॉर्मली क्या बोला जाता है भैया, इसको बोला जाता है y एक्सेस, डन। अब तीसरे केस के ऊपर आते हैं। अगर मान लो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी है, और y की वैल्यू 0 के बराबर है, डन। तो अपन क्या बोलेंगे, ये कौन सा केस है भैया, ये है आपका x एक्सिस, डन। और आखिरी पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो मान लो अगर x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है और y की वैल्यू भी क्या है भैया ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, एक्स वाई सरफेस, डन। ये आपके आउटपुट्स होंगे। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे एक चीज सोच के बताओ आराम से, मेरे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, यहां पर टोटल कितनी कंडीशन है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा सर यहां पर टोटल मिला के 4 कंडीशन है। रिमेंबर 4 नहीं, यहां पर 8 कंडीशन है। आउटपुट 4 हैं, ये आपका पहला आउटपुट है, ये आपका दूसरा आउटपुट है, ये आपका तीसरा आउटपुट है और ये आपका चौथा आउटपुट है। तो आउटपुट टोटल मिला के 4 हैं, मगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हर आउटपुट की बात की जाए तो हर आउटपुट 2 कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू भी 0 होना चाहिए और y की वैल्यू भी 0 होना चाहिए, तभी तो ओरिजिन मिलेगा, डन। y एक्सिस कब होगा, जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और x की वैल्यू 0 होगी। मतलब हर आउटपुट कितनी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, 2। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहां पर टोटल मिला के 8 कंडीशन अवेलेबल हैं, डन। और आउटपुट कितने हैं टोटल मिला के 4। तो चलिए इस कंसेप्ट को डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पे कुछ चीजों को पहले सोचना पड़ेगा। देखिए जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो लॉन्ग टर्म अप्रोच के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि आपके सामने कुछ कंडीशन है और कुछ आउटपुट्स हैं। अब कई लोगों के माइंड में टेंशन हो जाता है कि सर इतनी सारी कंडीशन कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूं, सारी कंडीशंस पे दिमाग लगाना बंद करो, किसी एक कंडीशन को पकड़ो और धीरे धीरे आपके लिए वो चीजें ओपन होती जाएंगी। तो चलिए हम हमारी पहली कंडीशन के साथ शुरुआत करते हैं, डन। तो आप इनमें से कोई भी कंडीशन को चूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, डन। तो मैंने यहां पर मेरी पहली कंडीशन को चूज कर लिया, मान लीजिए x इक्वल टू 0, डन। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया x इक्वल टू 0। तो ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन के 2 पहलू होंगे भैया, डन। या तो कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी मतलब 1 होगी, या तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी।
तो अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं तो इस एरिया में x की वैल्यू क्या होगी? कंडीशन क्या है? x इक्वल टू 0, मतलब अगर x की वैल्यू में 0 के बराबर इंटर करवाऊंगा तो उस केस में कहां जाएगा? उस केस में वो ये वाले एरिया में जाएगा भैया। तो अगर सिंपली बात की जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस एरिया में x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के। तो अगर मैं इधर वाले एरिया की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 से उल्टी होगी। अगर मैं यहां पर 0 से रिवर्स वैल्यू की बात करूं तो 0 की रिवर्स वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम केवल पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस एरिया का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 0। नॉट इक्वल टू 0 होता है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं, मगर अभी अपन पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं x ग्रेटर देन 0। अदरवाइज मैं यहां पे नॉट इक्वल टू 0 लिखता। जो अपना इसका लार्जर पर्सपेक्टिव आएगा, एक बड़ा प्रोग्राम आएगा, तो उसके अंदर अपन नॉट इक्वल टू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डन। चलिए, तो आपके पास दो एरिया डिवाइड हो चुके हैं। ये वाला एरिया क्या हो चुका है आपका? x इक्वल टू 0, और ये एरिया क्या हो चुका है आपका? x नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो प्लीज, आप यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये एरिया क्या है? ये एरिया है x की वैल्यू 0 के लिए। और अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 की बात करूं तो x की वैल्यू 0 होने पर कितने आउटपुट हैं? दो। पहला ओरिजिन, दूसरा y एक्सिस। तो ये दोनों के दोनों लॉजिक इस वाले एरिया में आ जाएंगे। सिंपल है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं x ग्रेटर देन 0 की, तो x ग्रेटर देन 0 पे कितने आउटपुट्स अवेलेबल हैं? ये दोनों। तो ये दोनों कहां आ जाएंगे भैया? इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाएंगे। डन। तो अभी आपने आधा काम तो कर दिया है। आधा काम क्या किया है आपने? यहां पर आपने x इक्वल टू 0 वाले एरिया को अलग कर दिया है और x ग्रेटर देन 0 वाले एरिया को अलग कर दिया है। अब एक काम करो, इस एरिया को अपन अब डिवाइड करना चालू करेंगे किसके अकॉर्डिंग? y के अकॉर्डिंग। डन। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी, y इक्वल टू 0। डन। अब फिर यहां पर क्या होगा? दो डिवाइडेशन हो जाएंगे। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं और इस एरिया की बात करूं, तो इस एरिया की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज ध्यान दो, ये वाला एरिया किस एरिया के अंदर बैठा हुआ है भैया? x इक्वल टू 0 के अंदर। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? x इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 0 का पार्ट है। इवन ये भी किसका पार्ट है? x इक्वल टू 0 का। डन। अब तो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है बेटा यहां पर y इक्वल टू 0। मतलब कंडीशन अगर ट्रू होती है, मतलब 1 होती है, तो कहां आ जाएगा? इस वाले एरिया में। तो यहां पर इस एरिया का मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू 0। और ऑलरेडी किसके अंदर बैठा हुआ था? x इक्वल टू 0 के अंदर। और अगर मैं इधर वाले एरिया की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा y ग्रेटर देन 0। डन। तो ये वाले एरिया का मतलब क्या हो गया? y ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0। तो चलिए पहले वाले केस की बात करते हैं। अगर y की वैल्यू भी 0 होगी और x की वैल्यू भी 0 होगी तो आउटपुट क्या है? ओरिजिन। तो भैया ये ओरिजिन यहां प्रिंट होगा। डन। और अगर मैं इधर वाले एरिया की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? y ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू 0 से ज्यादा है और x की वैल्यू 0 के बराबर है। तो y की वैल्यू 0 से ज्यादा, ये रहा, x की वैल्यू 0 के बराबर, तो क्या आउटपुट मिलेगा भैया आपका? y एक्सिस। तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे? y एक्सिस। दैट्स इट। इधर वाला एरिया रेडी हो चुका है। अब इधर आ जाओ। तो ये एरिया किसके अकॉर्डिंग डिजाइंड है? x के अकॉर्डिंग। अब हमको किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है? y के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहां पे क्या करा? y की कंडीशन अगेन लगा दी, y इक्वल टू 0। फिर दो डिवाइडेशन हो गए आपके पास में। ये एरिया क्या बनेगा? ये एरिया बनेगा आपका y इक्वल टू 0। और किसके अंदर बैठा हुआ है ये? x ग्रेटर देन 0 के अंदर। तो ये एरिया बन चुका है आपका x ग्रेटर देन 0 और y इक्वल टू 0। और ये एरिया क्या बन जाएगा आपका? y ग्रेटर देन 0 और किसके अंदर बैठा हुआ है ये? x ग्रेटर देन 0 के अंदर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा? यहां पर आपका आउटपुट आएगा x एक्सिस। और इधर वाले एरिया की बात की जाए तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा? यहां पर आपका आउटपुट आएगा एक्स वाई सरफेस। डन। तो ये आपका एक लॉजिकल डायग्राम है। अब इस लॉजिकल डायग्राम की बात की जाए तो आप चाहो तो यहां पर वीडियो को पॉज करके इस लॉजिकल डायग्राम को कोड के फॉर्म में खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हो। डन। तो चलिए हम इसको पहले इस कोड को इंप्लीमेंट करते हैं।
तो यहां पर हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर और इस प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैंने दो वेरिएबल ले लिए, पहला वेरिएबल कौन है x और दूसरा वेरिएबल कौन है आपका y। डन। चलिए तो पहले कुछ चीजों को यहां से हटा दिया जाए। तो हमने यहां पे किसकी वैल्यू इंटर कराई, x की वैल्यू। अब हमको यहां पर एक और वैल्यू इंटर करानी भैया, y की वैल्यू। डन। तो मैंने x की वैल्यू इंटर कराने के बाद अब इंटर करा दी भैया y की वैल्यू। डन, एक नंबर। अब आ जाओ हमारे डायग्राम पे। तो डायग्राम आप सभी के सामने अवेलेबल होगा। डन। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपकी x इक्वल टू 0। डन। तो अगर इस कंडीशन की बात किया तो ये हो गया आपका इफ एरिया और ये क्या हो गया भाई साहब आपका एल्स एरिया। डन। अगर इफ वाले एरिया की बात किया तो इफ वाले एरिया का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x की वैल्यू 0 के बराबर है। तो एल्स वाले का मतलब क्या हो गया भाई साहब कि यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के बराबर है। डन। तो ये दो डिवाइडेशन हो गए। अब मैं जो इफ वाला एरिया है इस एरिया को मैं डिवाइड करूंगा y के अकॉर्डिंग, क्योंकि x के अकॉर्डिंग तो आपने इतना एरिया डिजाइन कर लिया है। अब इसको डिजाइन करते हैं y के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक को कंडीशन लगा दी, y इक्वल टू 0। डन। अब फिर दो डिवाइडेशन हो गए। तो ये एरिया क्या बोल रहा है भाई साहब, ये एरिया बोल रहा है कि यहां पर y की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। डन। और ये एरिया क्या बोलेगा, यहां पर y की वैल्यू किससे बड़ी है भैया, 0 से बड़ी है। डन। अब एक चीज ध्यान दो, y इक्वल टू 0 किसके अंदर बैठा हुआ है, x इक्वल टू 0 के अंदर। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा, आप सब समझदार हो भाई साहब। तो यहां प्रिंट होगा आपका ओरिजिन। दैट्स इट। इधर आओ, इस वाले एरिया की बात किया तो इस वाले एरिया का मतलब क्या हुआ कि यहां पर y की वैल्यू 0 से ज्यादा है। अब 0 से ज्यादा तो है मगर किसके अंदर बैठा हुआ है, x इक्वल टू 0 के अंदर। तो ये एरिया बन गया है आपका y ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0। तो इस जगह पर आपका आउटपुट क्या प्रिंट होना चाहिए भाई साहब, तो यहां पर प्रिंट होगा आपका y एक्सेस। दैट्स इट। अब एल्स पे आ जाओ। तो एल्स का मतलब क्या है, एल्स का मतलब है कि यहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है मगर y के अकॉर्डिंग फिर अपने को डिजाइन करना है इसको। तो अपन यहां पे लगा दिया इफ y इक्वल टू 0 देन डन एल्स। क्लियर। तो अगर मैं यहां वाले एरिया की बात करूं तो इस वाले एरिया का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पर y की वैल्यू 0 के बराबर है और ये किसके अंदर बैठा हुआ है, x ग्रेटर देन 0 के अंदर। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया का आउटपुट क्या मिलेगा आपको, प्रिंटफ x एक्सेस। डन। और अगर मैं यहां पे एल्स की बात करूं तो एल्स वाले एरिया का मतलब क्या हुआ, इस वाले एरिया का मतलब हुआ कि यहां पर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इस वाली कंडीशन का क्या है भैया, इस वाली कंडीशन का ये उल्टा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर y की वैल्यू 0 से बड़ी है। डन। तो इस जगह पे आपका क्या आउटपुट प्रिंट होगा, एक्स वाई सरफेस। दैट्स इट। डन। तो अब अपन इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। आपने x की वैल्यू इंटर कराई, मान लीजिए 0, y की वैल्यू इंटर कराई 0, आउटपुट क्या मिला आपको, ओरिजिन। दैट्स इट, सिंपल है। अगेन मैंने प्रोग्राम को चलाया तो मान लीजिए मैंने x की वैल्यू इंटर करा दी है फॉर एग्जांपल 5, y की वैल्यू इंटर करा दी है 0, तो क्या प्रिंट होगा, x एक्सेस। बिल्कुल। अगेन मैंने मेरे प्रोग्राम को चलाया और मैंने यहां पर x की वैल्यू इंटर करा दी है मान लीजिए 0 और y की वैल्यू 7, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, y एक्सेस। डन। और अगर मान लीजिए मैंने इस प्रोग्राम को फिर चलाया और x की वैल्यू 6 इंटर करा दी, y की वैल्यू 9 इंटर करा दी, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पे, x y सरफेस। दैट्स इट, सिंपल है। डन। तो ये एक प्रोग्राम हुआ। अगर आप चाहोगे कि इस प्रोग्राम को आपको समझना है तो प्लीज थोड़ा सा इस प्रोग्राम को पहले कॉपी पे नोट डाउन करो और अलग अलग इनपुट देके इसको टेस्ट करने की कोशिश करोगे कैसे वर्क कर रहा है। रिमेंबर, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप अभी लॉजिकली मेहनत कर लोगे तो आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कमांड कर पाओगे, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं। डन। तो आपको केवल और केवल थ्योरेटिकल कंटेंट और साथ साथ जो असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं हर लेवल के बाद, एमसीक्यूज जो आपको दिए जा रहे हैं उनको आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। तो ये थोड़े से बेसिक लेवल के प्रोग्राम थे। इस टाइप के बेसिक लेवल के प्रोग्राम और आएंगे असाइनमेंट्स में।
बट अगले लेक्चर से हम बात करना चालू करेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के बारे में, जिसमें आपकी कंडीशन 15, 20, 30 हो सकती है। डन। आज इस लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स के बेस पर कई मॉडरेट लेवल लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर, यहां पर मैं अभी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ असाइनमेंट्स में डिस्कस करेंगे। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आज की बात की जाए तो आज का हमारा टास्क क्या है? आज का हमारा टास्क ये है कि हमें एक कैरेक्टर इंटर कराना है। कैरेक्टर। डन। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर CH, और इस CH वेरिएबल की बात की जाए तो मुझे इसमें एक कैरेक्टर वैल्यू को इंटर करवाना है। डन। कैरेक्टर की अगर बात की तो कैरेक्टर के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो पहले आप उस टॉपिक को एक बार डिटेल में पढ़िए। डन। और साथ ही साथ एक टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं हम आस्की कोड्स। तो अगर आपको आस्की कोड के बारे में आइडिया नहीं है तो पहले आपको उस लेक्चर को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। डन। तो चलिए अब यहां पर अगर आज के प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो आज का मेरा प्रोग्राम क्या है? आज का मेरा प्रोग्राम यह है कि मुझे एक कैरेक्टर इंटर कराना है, और इस कैरेक्टर को इंटर कराने के बाद में मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो कि मुझे यह चेक करके बताएगा कि जो भी कैरेक्टर आपने इंटर कराया है वो एक कैपिटल लेटर है या एक स्मॉल लेटर है या फिर कोई डिजिट है या फिर इसके अलावा कोई अदर सिंबल है। डन। तो ये चीजें आपको चेक करके बतानी है इस प्रोग्राम के थ्रू। डन। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कैरेक्टर होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट्स, इनके आस्की कोड्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल कैरेक्टर की बात की जाए तो कैपिटल कैरेक्टर के जो आस्की कोड्स होते हैं वो 65 से लेकर 90 तक होते हैं। स्मॉल कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैरेक्टर के जो आस्की कोड होते हैं वो 97 से लेके 122 तक होते हैं। इसके अलावा डिजिट्स की बात की जाए तो डिजिट्स के आस्की कोड 48 से लेके 57 तक होते हैं। और इसके अलावा जो भी बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके सिंबल। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी आस्की कैरेक्टर होते हैं, आस्की कैरेक्टर के कोड 0 से लेकर 127 तक होते हैं। डन। इसके बाद जो कैरेक्टर होते हैं उनको नॉर्मली बोला जाता है एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर, जिनकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उनको छोड़ सकते हो। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर। अब यहां पर अगर आपको इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है तो आपका पहला काम क्या होगा भैया? वही जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, डायग्राम क्रिएट करो। डायग्राम आप बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या होती जाएंगी? ईजी होती जाएंगी। डन। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां पर आपके पास में बहुत सारी कंडीशंस हैं। डन। तो चलिए इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपके सामने जो कंडीशंस लिखी हुई है, इन कंडीशंस की अगर बात की जाए तो आपको यहां पर इन सारी कंडीशंस के ऊपर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा, आपको इन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को पिक करना है। आप किसी भी कंडीशन को पिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। डन। जो भी कंडीशन आप यहां पे पिक करोगे उसके बेस पर आप आपके प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हो। आगे का फ्लो आपको अपने आप दिखता जाएगा अगर आपके माइंड में वो जो थिंक नेगेटिव वाला कंसेप्ट क्लियर है तो। डन। तो चलिए अपन यहां पे एक कंडीशन को पिक कर लेते हैं। तो यहां पर आपका बहुत सारी कंडीशन अवेलेबल हैं, तो मैंने यहां पर एक कंडीशन को पिक कर लिया है और वो कंडीशन क्या है आपकी? 90 मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर का जो कोड है वो अगर 90 के बराबर या उससे छोटा है। डन। तो एक चीज ध्यान दो प्लीज, यहां पर आपके पास में दो पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी, या तो कैरेक्टर 90 के बराबर या उससे छोटा होगा या तो उससे बड़ा होगा। डन। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी मतलब 1 होगी तो ये वाले एरिया में आ जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन से वाले एरिया में आ जाएगा भाई साहब? ये वाले एरिया में। तो अगर हम नंबर्स के फॉर्म में बात करें, नंबर्स के फॉर्म में, तो अपन क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू या उसके कोड 0 से लेकर 90 तक होंगे, क्योंकि आपने कंडीशन क्या लगाई है बेटा? कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 90, मतलब 90 के बराबर या उससे छोटा। तो सबसे छोटा कैरेक्टर कौन है आपका? 0। तो यहां पर ये एरिया क्या बोलेगा कि यहां पर कैरेक्टर के कोड 0 से लेकर 90 तक होंगे। डन।
तो ये एरिया क्या होगा भैया, ये एरिया होगा उसका उल्टा। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो यहां पर कैरेक्टर कोड क्या होंगे, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो कैरेक्टर होंगे उनके कोड 91 से लेकर 127 तक होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन। चलिए, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल के कोड कहां से कहां तक है, कैपिटल के कोड 65 से 90 तक है। तो ये सारे के सारे लॉजिक इधर एरिया में आ जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं डिजिट्स, तो डिजिट्स के कोड कहां से कहां तक हैं, 48 से 57 तक। तो डिजिट्स का लॉजिक किधर आएगा, इस वाले एरिया में आ जाएगा। अगर मैं स्मॉल कैरेक्टर की बात करूं तो स्मॉल कैरेक्टर के कोड कहां से कहां तक है, 97 से 122 तक। तो ये इस वाले एरिया में आ जाएंगे। डन। अब सिंबल्स की बात की जाए तो कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो इधर आएंगे और कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो इधर आएंगे, तो अपन उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपके सामने दो डिवाइडेशन हो चुके हैं। आपने कंडीशन ले ली। कंडीशन क्या है, कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 90। तो इस कंडीशन के बेस पर आपके पास दो एरिया बन चुके हैं। ये एरिया 0 से 90 तक हो चुका है और ये एरिया 91 से लेके 127 तक हो चुका है। डन। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आपके एरियाज हैं तो उसको पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि भैया सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी, 90। इधर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 91। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी, 122। डन। तो इसके बेस पर आप डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 90, अपर बाउंड। तो उस केस में अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो कैपिटल कैरेक्टर कहां से कहां तक होते हैं, 65 से। सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर क्या अवेलेबल है, 90। तो अगर मैं यहां पर एक छोटी सी कंडीशन लगा दूं, छोटी सी, क्या, कि अगर कैरेक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 हो गई। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर दो पॉसिबिलिटी। कंडीशन या तो क्या होगी, ट्रू होगी मतलब 1 होगी। कंडीशन या तो क्या होगी, फॉल्स होगी मतलब 0 होगी। डन। तो अभी अपन 0 वाले को भी छोड़ देते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, इस पर्टिकुलर एरिया की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 90। डन। और आपने यहां पे क्या कंडीशन लगाई है कि अगर कैरेक्टर 65 के बराबर या उससे ज्यादा होता है, मतलब 65 के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू कहां आ जाएगी, इस एरिया में आ जाएगी। तो ये एरिया क्या हो चुका है, 65 के बराबर या उससे बड़ा। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा भैया, 90, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू यहां हो ही नहीं सकती, क्योंकि 90 से बड़ी वैल्यू इधर आ जाएंगी। डन। तो ये जो एरिया हो चुका है, ये एरिया बन चुका है आपका 65 टू 90। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कैपिटल कैरेक्टर्स को या फिर अपर लेवल कैरेक्टर्स को। डन। तो अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो ये एरिया क्या बोल रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो ये एरिया बन जाएगा 65 से छोटा। तो ये एरिया बन चुका है आपका एक तरीके से 0 टू 64। डन। अब चलिए एक काम करते हैं, इस एरिया को अपन डिवाइड करते हैं आगे। अब यहां पर आपके पास में इस एरिया में एक चाहिए आपको 48 से कहां तक, 57 तक। तो मैं यहां पर इनमें से कोई एक कंडीशन चूज कर लेता हूं। डन। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी, अगर CH की बात की जाए तो वो अगर 48 के बराबर या उससे बड़ा है। डन। तो ये कंडीशन फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देगी आपको। तो यहां पर आपके पास में इस तरीके से डिवाइडेशन होगा। डन। 48 के बराबर या उससे बड़ा, तो 48 से बड़ी वैल्यू किधर आ जाएंगी, इस वाले एरिया में आ जाएंगी। कहां तक, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इस पर्टिकुलर एरिया की, यहां तक की, वो वैल्यू है 64। तो ये एरिया बन चुका है आपका 48 से लेके 64। डन। तो ये एरिया क्या बन चुका है आपका, ये एरिया बन चुका है आपका 0 से लेकर 47। डन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो 0 से लेकर 47 जो है वो आपके सारे के सारे क्या हैं, सिंबल। डन। मगर इधर वाले एरिया की बात की जाए तो ये एरिया क्या बोल रहा है, 48 से 64 तक। अब 48 से 64 की बात की जाए तो यहां पे सिंबल भी आते हैं, मगर साथ ही साथ 48 से लेके 57 तक क्या अवेलेबल है आपके डिजिट्स। तो यहां पर मैं एक डिवाइडेशन और कर देता हूं। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी है कि अगर कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 57 है तो फिर यहां पे दो डिवाइडेशन हो गए, ये वाला। अब 57 से जो छोटे होंगे वो इधर आ जाएंगे और 57 से जो बड़े होंगे वो इधर आ जाएंगे। तो ये वाला एरिया क्या बन चुका है आपका, ये एरिया आपका बन चुका है 57 से लेकर 64।
और इस वाले एरिया की अगर बात की जाए तो ये एरिया क्या बन चुका है आपका 48 से लेके 57। डन। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा, डिजिट, और यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा, अगेन सिंबल। डन। तो आपने यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डन। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सा एक बार पॉज करो, वापस से चीजों को समझने की कोशिश करो। डन। अब इधर वाले एरिया पे आते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो ये एरिया क्या बोल रहा है, 91 से लेके 127। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर अदर डिवाइडेशन करना स्टार्ट करना है। तो यहां पर हमारा ये वाला एरिया सॉर्ट आउट हो चुका है। अब ये वाला एरिया अभी बचा हुआ है। तो ये एरिया क्या बोल रहा है, 97 से 122। मत दिमाग लगाओ, कोई एक कंडीशन को पकड़ लो जो आपको पकड़ना है। डन। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी है, अगर कैरेक्टर जो होगा वो लेस देन या ग्रेटर देन, जो मैं दोनों पे काम कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लो मैं यहां पे बोलता हूं कि कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 97 होगा, मतलब 97 के बराबर या उससे ज्यादा। डन। तो ज्यादा वाले इधर आ जाएंगे, कम वाले इधर आ जाएंगे। तो फिर इसको डिवाइड कर दो आप यहां पे। तो अब ये एरिया क्या बोलेगा, ये एरिया बोलेगा 97 के बराबर या उससे ज्यादा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 127। तो ये एरिया बन चुका है आपका 97 टू 127। डन। तो ये एरिया क्या बन चुका भाई साहब, 97 से छोटा, और 97 से छोटा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इस पर्टिकुलर एरिया में, 91। तो ये एरिया बन जाएगा आपका 91 से लेकर 96 तक। और 91 से 96 तक क्या मिलेंगे आपको, यहां मिलेंगे आपको सिंबल। बात खत्म। डन। अब इधर आ जाओ। तो ये एरिया क्या बन चुका है आपका 97 से 127। मगर 97 से 127 पूरे में स्मॉल कैरेक्टर नहीं है। स्मॉल कैरेक्टर कहां से कहां तक है, 97 से 122 तक। तो मैं एक काम करता हूं, दूसरी कंडीशन यहां लगा देता हूं। तो मैंने यहां पे लगा दिया कि अगर कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 122 है तो लेस देन वाले इधर आ जाएंगे, ग्रेटर वाले इधर आ जाएंगे। तो चलिए, तो 122 से बड़े, तो 122 से बड़ा कौन है, 123, वो इधर आ जाएगा। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 127। तो 123 से लेके 127 इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके अगेन सिंबल। और ये वाले एरिया की बात करें तो ये एरिया क्या बन गया है, ये एरिया बन चुका है आपका 97 से लेके 122। तो इधर आ जाएंगे आपके सारे के सारे स्मॉल कैरेक्टर। डन। तो ये आपका लॉजिकल डायग्राम हुआ इस चीज को इंप्लीमेंट करने का। ये डायग्राम आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, इसको वापस समझने की कोशिश करो। डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने आस्की कोड नहीं पढ़े तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसका पूरा का पूरा एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने आस्की कोड और कैरेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो को पहले देखो और उसके बाद इधर आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए, तो अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक काम करो, पहले डायग्राम को नोट डाउन करो और खुद से इसको बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो चलिए हम इसके कोड के ऊपर आते हैं। तो चलिए अब हम हमारे डायग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमारा इनपुट कौन है भैया, एक कैरेक्टर। तो हमको एक कैरेक्टर एंटर कराना है। तो हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम दिया CH। आपकी जो इच्छा हो अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो नाम देना दे दो, को टेंशन नहीं है। डन। तो यहां पर फिर आपने बोला चलो भैया एक कैरेक्टर एंटर कराते हो, तो आपने मैसेज लिख दिया एंटर द कैरेक्टर। डन। तो आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर एंटर कराना है। तो अब लगाया अपन ने यहाँ पे स्कैनफ, क्या एंटर कराने के लिए भैया, कैरेक्टर। तो यहाँ पर अपन लगा दिया %C, एंड CH। डन। तो आपने यहाँ पर एक कैरेक्टर एंटर करवा दिया, बात खत्म। अब आते हैं हम हमारे डायग्राम जो बनाया था हमने उसके लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। डन। तो अगर हम हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, हमारी पहली कंडीशन थी कि कैरेक्टर का जो कोड होगा वो 90 के बराबर या उससे छोटा होगा। तो पहली कंडीशन ये रही आपकी, इफ CH लेस देन इक्वल टू 90। डन। तो ये आपका एक ब्लॉक बन गया और इसका एल्स। डन। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो इस एरिया में जो कैरेक्टर होगा उसका ASCII कोड क्या होगा, उसका ASCII कोड 0 to 90 तक होगा। और अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो यहां पर कैरेक्टर का ASCII कोड क्या होगा, 91 से लेकर 127 तक। दैट्स इट, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले अपन ऊपर वाले एरिया को सॉल्व करते हैं।
तो अगर अपन इफ वाले एरिया की बात करें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एक कंडीशन लगी हुई है कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 65। तो अब वो कंडीशन अपन इसके अंदर लगा देंगे। तो मैंने यहां पर एक और कंडीशन लगा दी, क्या कि कैरेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 65, बात खत्म। तो ये आपका ब्लॉक बन गया और इसका भी एल्स बनेगा, डन। तो ये एक एल्स बन गया। चलिए, तो अब मैं अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 65 के बराबर या उससे बड़ा, और यहां पे सबसे बड़ा कौन है भाई साहब, 90। तो ये एरिया आपका बन जाएगा, कैरेक्टर की वैल्यू होगी 65 टू 90, दैट्स इट। और 65 टू 90 किसके कोड होते हैं, 65 टू 90 की अगर बात की जाए तो ये कोड होते हैं आपके कैपिटल कैरेक्टर के। तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिख दिया, प्रिंट है परसेंटाइल C इज अ कैपिटल कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को अपन यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने CH, दैट्स इट। तो यहाँ पे प्रिंट होगा कि जो भी कैरेक्टर होगा वो कैसा कैरेक्टर है, कैपिटल कैरेक्टर है, डन। अब एल्स पे आते हैं। अब एल्स की अगर बात करें तो एल्स का मतलब क्या हुआ, एल्स का मतलब हुआ 65 से छोटा, और इस एरिया की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0। तो ये जो एल्स एरिया है, ये एल्स एरिया बन चुका है आपका 0 टू 64, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ डिवाइड करना बाकी है। अब एल्स एरिया की बात करें तो एल्स एरिया में हमने एक और कंडीशन लगा रखी है, और वो कंडीशन क्या है, इफ कैरेक्टर की बात की जाए तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 48, डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसका भी एक एल्स एरिया होगा। तो पहले एल्स एरिया को बना देते हैं, फिर अपन लिखना चालू करते हैं, डन। तो मैंने यहाँ पे उसका एल्स एरिया तैयार कर दिया। तो यहां पर ये एरिया क्या बोल रहा है भाई साहब, 48 के बराबर या उससे बड़ा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, 48। और जिस एरिया में बैठा हुआ है ये, उस एरिया की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 64। तो यहां पर इस एरिया का मतलब हो गया 48 टू 64, डन। तो अगर मैं एल्स की बात करूं तो एल्स का मतलब क्या हो चुका भाई साहब, तो एल्स का मतलब हो चुका है 0 टू 47, डन। और 0 टू 47 की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमारे सारे के सारे कैरेक्टर आते हैं, और उसके अलावा सारे नॉन प्रिंटेबल आते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं printf परसेंटाइल C इज अ कैरेक्टर और नॉन प्रिंटेबल। तो वो कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। तो ये एरिया भी रेडी हो गया। अब इधर की बात करते हैं। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया है आपका 48 से लेके 64 तक। मगर मेरे जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, डिजिट्स जो हैं वो आपके हैं 48 से 57 तक। तो मुझे इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एक और कंडीशन लगा दी कि कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू 57, दैट्स इट, डन। तो अब यहां पे ध्यान दो, अब एक चीज वापस ध्यान दो, यहां पर कंडीशन क्या बोल रही है, कैरेक्टर लेस देन 57, मतलब ये एरिया बन गया है आपका 57 के बराबर या उससे छोटा। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, 48। तो यहां पर ये एरिया बन चुका है आपका 48 टू 57, डन। तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, printf परसेंटाइल C इज अ डिजिट, डन। बट अगर हम इसके एल्स की बात करें, इसका भी एक एल्स होगा। तो इसके एल्स की बात करें, एल्स का मतलब क्या हुआ, इसके एल्स का मतलब हुआ 58 टू 64, डन। तो ये जो होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, अगेन 58 टू 64 में क्या होंगे आपके, या तो नॉन प्रिंटेबल या तो आपके कैरेक्टर। तो मैंने इसको यहां पे वापस लिख दिया है, डन। तो चलिए हमने क्या करा, हमने 90 के बराबर या उससे छोटे वाले सारे एरिया का कोड कर दिया है। तो अभी आधा ही कोड हुआ है भाई साहब। अभी इधर आ जाओ, अब आ जाओ इधर। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 91 से लेकर 127 तक की, डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर हम 91 से लेकर 127 तक के एरिया की बात की जाए, मतलब राइट साइड वाले एरिया की बात की जाए, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी एक कंडीशन और लगी हुई है, डन। और वो कंडीशन क्या है, इफ CH ग्रेटर देन इक्वल टू 97, ये आपकी कंडीशन लगी हुई है वहां पे। अब इस कंडीशन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 97 के बराबर या उससे बड़े। तो 97 के बराबर या उससे बड़े कौन कौन हो जाएंगे भैया, तो वो हो जाएगा आपका 97 टू 127, दैट्स इट।
और अगर मैं एल्स की बात करूं तो एल्स का मतलब क्या हुआ, एल्स का मतलब हुआ उसका उल्टा। डन। तो इस पर्टिकुलर एरिया का मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया का मतलब हो गया 97 से छोटे। अब 97 से छोटा, सबसे छोटा कौन है भैया, सबसे छोटा है आपका 91। तो ये एरिया जो बताएगा वो बताएगा आपको 91 टू 97, दैट्स इट। डन। यहां मैंने वर्ड गलत लिख दिया, कैरेक्टर यहां पे सिंबल आएगा, ध्यान रखना सब दूर, ठीक है। तो पहले मैं सही कर देता हूं इसको। तो 91 से लेकर 97 तक क्या आ जाएंगे, आपके सारे के सारे सिंबल आ जाएंगे। बट अब मैं इधर वाले एरिया में आता हूं। तो ये एरिया क्या बोल रहा है, ये एरिया बोल रहा है आपका 97 से लेके 122 तक। अब इस एरिया की बात की जाए तो इस एरिया में आपके सारे स्मॉल कैरेक्टर भी आएंगे, मगर स्मॉल कैरेक्टर जो है वो केवल 122 तक है। तो हमारी एको कंडीशन यहां पे लगी हुई है, इफ CH लेस देन इक्वल टू 122। डन। तो फिर आपके दो डिवाइडेशन हो गए यहां पर, और इसका क्या बन जाएगा आपका एल्स। तो ये एरिया क्या बोल रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया की बात की तो इसका मतलब हो चुका है कि यहां पर जो कैरेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो 123 से लेकर 127 तक होगी। और इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो यहां पर कैरेक्टर की वैल्यू 97 टू 122 तक होगी। तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रिंट होगा, इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो यहां पर आपका प्रिंट होगा परसेंटाइल C इज अ स्मॉल कैरेक्टर। डन। और कॉमा करके मैंने उसको प्रिंट करा दिया। और इधर की बात की जाए तो यहां पे क्या प्रिंट होगा, परसेंटाइल C इज अ सिंबल और अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। डन। तो ये आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली क्या हो चुका है बेटा, रेडी हो चुका है। डन। तो चलिए फटाफट कोड कंपाइल करते हैं। तो ये कोड आपका कंपाइल हो गया, देन कोड रन। अब यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर इंटर करना है, तो आपने इंटर कराया कैपिटल है। डन। आपने मान लीजिए फिर इस प्रोग्राम को रन किया, आपने यहाँ पर इंटर कराया मान लीजिए स्मॉल C, स्मॉल कैरेक्टर बता रहा है। आपने यहाँ पर अगेन प्रोग्राम को रन किया, आपने इंटर कराया 8, तो आपको आंसर बता रहा है 8 इज डिजिट। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई सिंबल इंटर करा दिया, फॉर एग्जांपल आपने इंटर करा दिया स्टार, तो क्या बता देगा, स्टार इज अ सिंबल और अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। इवन एक बार मैं फिर से रन करता हूं, मैंने प्रेस कर दिया स्पेस, तो क्या बोल देगा कि स्पेस इज अ सिंबल और अ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। डन। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम आपको ये बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टर कैपिटल कैरेक्टर है, कौन सा स्मॉल कैरेक्टर है, कौन सा डिजिट है और कौन सा सिंबल है। डन। तो इस प्रोग्राम को आपको प्रॉपर्ली अपने माइंड में बिठाना है, और इस प्रोग्राम में जो कंडीशंस लग रही हैं वो किस तरीके से लग रही हैं, रिमेंबर। डन। तो ये आपका एक मॉडरेट लेवल एक लॉजिक हुआ जिसको हमने यहाँ पर डेवलप किया है। इसके बेस पे और भी लॉजिकल प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे, मगर उसके लिए आपको असाइनमेंट वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो असाइनमेंट वीडियोस में कई आपको प्रॉब्लम मिलेंगी जो बेसिक लेवल होंगी, मॉडरेट लेवल पे भी होंगी और कॉम्प्लेक्स लेवल पे भी होंगी। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।